हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें टोटल दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है और दोस्तों PYQs पर पूरा आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों ना देरी करते हुए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। अंडाणु का, भ्रूण का, युग्मनज का या फिर वृषण का। तो वृषण का होगा नहीं दोस्तों, अंडाणु का भी नहीं होगा, भ्रूण या फिर युग्मनज में से कोई एक आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, युग्मनज का। अगला क्वेश्चन, जठर रस का लगभग पीएच मान कितना होता है। जठर रस का लगभग पीएच मान कितना होता है। पीएच पैमाने की खोज किसने किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज किया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर पीएच का मान अगर 7 है तो उदासीन विलयन होता है। अगर पीएच का मान 7 से कम होता है, अगर 7 से कम होता है तो दोस्तों अम्लीय विलयन होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय विलयन होगा, ये भी याद रखिएगा। 7 से कम होता है तो अम्लीय विलयन, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय विलयन, और केवल पीएच का मान 7 होता है तो उदासीन विलयन माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जठर रस का लगभग पीएच मान कितना होता है। तो जठर रस दोस्तों हमारे आमाशय से निकलता है हमारे मनुष्य के शरीर में, तो इसका पीएच मान लगभग दोस्तों होता है 1.2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1.2। अगला क्वेश्चन है, जब एक माँ अपने बच्चे को आलिंगन करती है, जब एक माँ अपने बच्चे को आलिंगन करती है या फिर चूमती है, मतलब लव हार्मोन से रिलेटेड है दोस्तों, तो कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है, मतलब लव हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है। थायरॉक्सिन को, ऑक्सीटोसिन को, एड्रिनल को या फिर एस्ट्रोजन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है दोस्तों लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बुझा हुआ चूना है, निम्न में से बुझा हुआ चूना है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम। तो कैल्शियम केवल नहीं होगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं होगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मात्रक विहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मात्रक विहीन, याद रखिएगा दोस्तों, मात्रक विहीन। लेंस का आवर्धन क्षमता का यम बराबर होता है दोस्तों V/U। अब यहाँ पर माइनस होगा या फिर प्लस होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं पौधों की विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और उनकी वृद्धि में भी सहायक होती हैं। कौन सी कोशिकाएं पौधों की विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और उनकी वृद्धि में भी सहायक होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विभेजोतक ऊतक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है दोस्तों, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा। ये बहुत ही दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से दोस्तों ग्रुप डी में लगभग 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आया है दोस्तों, हर शिफ्ट में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। तो कौन सी कोशिकाएं पौधों की विभिन्न अंगों को जन्म देती है, उनकी वृद्धि में भी सहायक होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विभेजोतक ऊतक। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, विभेजोतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा की बात अब करें तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, पौधों में हार्डनेस प्रोवाइड करता है दोस्तों, हार्डनेस याद रखिएगा, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जो नारियल के भूसी बने, नारियल का कवर बना होता है दोस्तों, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ही हार्ड होता है। पैरेनकाइमा की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान जो होता है पैरेनकाइमा की वजह से ही पाया जाता है। पैरेनकाइमा ही दोस्तों पादपों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पैरेनकाइमा ही होता है। कोलेनकाइमा की वजह से दोस्तों लचीलापन आता है, लचीलापन याद रखिएगा, लचीलापन आता है दोस्तों कोलेनकाइमा की वजह से ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप और उभयचर के अध्ययनों को क्या कहा जाता है। सरीसृप और उभयचर के अध्ययनों को क्या कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी,
साइटोलॉजी या फिर हर्पिटोलॉजी। तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी होता है दोस्तों चिड़ियों का अध्ययन। चिड़ियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी। साइटोलॉजी होता है दोस्तों उत्तकों का अध्ययन। साइटोलॉजी होता है उत्तकों का अध्ययन। और माइकोलॉजी होता है दोस्तों शैवालों का अध्ययन। तो हर्पिटोलॉजी हो जाएगा दोस्तों सरीसृप और उभयचर के अध्ययनों को कहा जाता है हर्पिटोलॉजी, याद रखिएगा। माइकोलॉजी और साइटोलॉजी आप लोग एक बार आंसर से गो थ्रू हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, झींगा किस प्रजाति का जीव है? झींगा किस प्रजाति का जीव है? झींगा किस प्रजाति का जीव है? आर्थ्रोपोडा, पेरिफेरा, मोलास्का या फिर सिलेंट्रेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थ्रोपोडा। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है दोस्तों आर्थ्रोपोडा ही होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए मतलब नॉर्मल जो इसका हार्डनेस हटाने के लिए, कठोर जल में जो हार्डनेस होता है दोस्तों उसको हटाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का। याद रखिएगा कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गाड़ियों के हेडलाइट या फिर दाढ़ी बनाने वाले शीशे, दाढ़ी बनाने वाले शीशे जो नाई के दुकान पे देखते हैं तो उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर गोलीय दर्पण? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। याद रखिएगा अवतल दर्पण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अवतल दर्पण आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के समान आकार का बने? वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब दोस्तों सब तभी बनता है जब कोई मान लीजिए अवतल दर्पण है, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है दोस्तों, तो उसका जो प्रतिबिंब है दोस्तों वक्रता केंद्र पर रस्सी पर रखा जाए अगर प्रतिबिंब को, तभी ये ऐसा पॉसिबल होता है। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर से आएगा वापस होके फोकस से, या फिर सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई प्रतिबिंब उल्टा बनना चाहिए, वास्तविक या फिर वस्तु के समान आकार का बनना चाहिए, तो क्या कंडीशन होता है अवतल दर्पण का? तो ये अवतल दर्पण मान लीजिए हो जाएगा अवतल दर्पण, ये पोल हो जाएगा P, तो यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर अगर दोस्तों अगर रखते हैं तो एक ऐसा जाता है तो फोकस होकर यहाँ पर जाएगा, और एक प्रकाश किरण दोस्तों फोकस से अगर गुजारते हैं तो कुछ ऐसा जाएगा। तो मतलब ये यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बना है दोस्तों, यहाँ पर आकर काटेगा ये इसको दोस्तों, यहाँ पर आकर काटेगा तो ये वक्रता केंद्र पर ही समान आकार का बनेगा। इसको आप थोड़ा पेन और पेपर लेकर अगर ड्रा करेंगे तो सेम बनेगा दोस्तों, आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों वक्रता केंद्र पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? तो अभी दोस्तों जिसे लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता था उसे क्यों बर्थ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना कैसी अपक्रिया है? भोजन का पचना कैसी होगा दोस्तों? कैसी अपक्रिया है? भोजन का पचना कैसी अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, अपचयन है, उपचयन है या फिर विघटन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा या फिर वर्ण विक्षेपण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, किस कारण मिट्टी के घड़े में जल हमेशा ठंडा रहता है? किस कारण मिट्टी के घड़े में जल हमेशा ठंडा रहता है? बाहरी तापमान के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, वायु पर निर्भर रहता है या फिर इन सभी पर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी मिलकर मिट्टी के जो घड़े होता है इसमें
जल को ठंडा रखने में सहायक करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है बोन ऐश। बोन ऐश में पाया जाता है, बोन ऐश में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम फास्फेट। बोन ऐश में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, याद रखिएगा। और हड्डियों के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों इंपॉर्टेंट होता है हड्डियों के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर किस यौगिक के कारण भूरे रंग का धुआं निकलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर किस यौगिक के कारण भूरे रंग का धुआं निकलता है? नाइट्रोजन या फिर लेड या फिर लेड ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण पीले भूरे कलर का धुआं निकलता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? निम्न में से बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को, मेडुला को, सेरिबेलम को, सेरिबेलम होगा दोस्तों, सेरिबेलम को, या फिर सेरिब्रम को? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरिब्रम को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, सेरिब्रम को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चतुराई, बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसके के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं? निम्न में से किसके ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड, उपधातु के, अधातु के, या फिर इनमें से किसी के नहीं? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बना देते हैं। अम्लीय जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो हो जाएगा 7 से कम, 7 से कम होगा अम्लीय जल का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रुप अक्रिय तत्व है? निम्न में से कौन सा ग्रुप ये अक्रिय तत्व है? हीलियम और नियॉन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, या फिर ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, याद रखिएगा। ये सभी दोस्तों अक्रिय तत्व के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, आर्गन, ये सभी दोस्तों अक्रिय तत्व के ग्रुप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? दिशा कैसी होती है? किसी भी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन है ईस्ट में कैसा प्रजनन होता है? ईस्ट में कैसा प्रजनन देखने को मिलता है दोस्तों? ईस्ट में कैसा प्रजनन होता है? ग्रुप डी में दोस्तों प्रजनन से रिलेटेड, प्रजनन टॉपिक से दोस्तों हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। हर शिफ्ट में दोस्तों मोस्टली 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। ग्रुप डी रेलवे का दोस्तों फेवरेट टॉपिक होता है प्रजनन, तो इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। ईस्ट में कैसा प्रजनन होता है? मुकुलन विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा, या फिर लैंगिक विधि द्वारा? लैंगिक तो नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा। हाइड्रा विधि कहीं पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा हाइड्रा को भी मुकुलन विधि द्वारा, लेकिन हाइड्रा मुख्य रूप से देखा जाता है दोस्तों मेनली बडिंग विधि द्वारा करता है, बडिंग विधि द्वारा करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पादपों में संवहक ऊतक के उदाहरण हैं? निम्न पादपों में से संवहक ऊतक के उदाहरण हैं। संवहक का मतलब होता है दोस्तों ले जाने के लिए कौन कौन से ऊतक जिसमें सहायक होते हैं दोस्तों? रंध्र, फ्लोएम, या फिर जाइलम? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम और जाइलम दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? फूड का, मतलब खाद्य पदार्थों का दोस्तों, फूड का। फ्लोएम फूड का दोस्तों संवहन करता है, और जाइलम दोस्तों जल का, याद रखिएगा। जाइलम जो है दोस्तों जल का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तो नहीं होगा दोस्तों। एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल दोस्तों चींटी में पाया जाता है। साइटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, तो कौन सा अम्ल हो जाएगा दोस्तों? साइट्रिक अम्ल दोस्तों ये तो होता है खट्टे फलों में, याद रखिएगा।
खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में बिखरना टिंडल प्रभाव दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में बिखरना टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यह किस घटना पर आधारित है? यह किस घटना, यहाँ पर किसी नहीं होगा दोस्तों, किस होगा। यह किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवरण या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों, वायुमंडल में जैसे धूल के कण होते हैं, ऐसे मान लीजिए धूल का कण है तो इसमें प्रकाश की किरण आ रहा है, तो ये दोस्तों इधर उधर बिखर कर दोस्तों प्रकाश का किरण इधर उधर जाता है, इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों पहले समझिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त होता है दोस्तों, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। मुख्य रूप से ये होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोस्तों एल्कीन ग्रुप के तत्व देखे जाते हैं, यौगिक देखे जाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोस्तों एल्कीन और एल्काइन दोनों देखे जाते हैं। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है CH4। CH4 हो जाएगा दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन। C2H4 ये भी दोस्तों हो जाएगा। C2H6 भी हो जाएगा दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन। C3H8 भी हो जाएगा संतृप्त, ये भी हो जाएगा दोस्तों संतृप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। कुछ इस तरह को आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसका अगर यौगिक को अगर तोड़ा जाए तो कुछ इस तरह को इसका संरचना देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन में सहायक होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन में सहायक होता है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 2.37, 11.2, 42 या फिर 14 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी के लिए पूछा है दोस्तों 11.2 किलोमीटर, याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर। और दोस्तों अगर चंद्रमा के लिए पूछा जाए तो चंद्रमा के लिए हो जाएगा दोस्तों 2.37। चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान 2.37। अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वृषण से। वृषण से, याद रखिएगा दोस्तों वृषण से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वृषण से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन्स के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन्स के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आज का आखिरी क्वेश्चन है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो हो जाएगा दोस्तों एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।